नमस्कार आप सभी को। कैसे आप सभी लोग। आज हम लोग भारत की परिवहन व्यवस्था के जितने भी प्रश्न लूसेंट को उन सभी को यहाँ फटाफट रिवीजन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना लेट करते हुए। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। पहला प्रश्न है, विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान कौन सा है? तो प्रणालियों में द्वितीय स्थान है। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 52.32 लाख किलोमीटर है। भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? तो सड़क परिवहन का योगदान याद रखना 80% है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु। महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु अग्रणी राज्य है। सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम है। महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। इसी कड़ी में अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? तो ये सबसे बड़ा तंत्र, राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है उत्तर प्रदेश में। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो सड़कों की कुल लंबाई है 1,04,75 किलोमीटर। यदि आपको स्पीड ज्यादा लग रही है तो आप स्पीड कम कर सकते हैं। देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान कितना है? राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान कितना है सड़कों की कुल लंबाई में? तो 2% है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न कराती है? तो मात्र 40% संपन्न कराती है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की गई यहाँ पर तो NH7 है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है। देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे छोटा, तो सबसे छोटा है NH447A। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? चूंकि इसका संख्या है 7, ये 7 राज्यों से होकर गुजरती है। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो कोलकाता और दिल्ली जो है वो NH2 से जुड़े हुए। कैसे? कोलकाता और दिल्ली, कोलकाता और दिल्ली NH2 कौन सा? NH2 से जुड़े हुए हैं। भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH6 है, याद रखना। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम है। सही अवरोही क्रम है मतलब बड़े से छोटे की ओर घटता क्रम। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन किन नगरों के मध्य है? तो ये दिल्ली टू अमृतसर, दिल्ली टू अमृतसर, दिल्ली टू अमृतसर। ग्रांड ट्रंक सड़क है, ग्रांड ट्रंक सड़क है अमृतसर एवं कोलकाता के मध्य में है। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं? तो NH1 को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं। उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है, तो ये झांसी है। उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है, झांसी है, याद रखना कौन सा है? झांसी है। ठीक है, इसी कड़ी में अगला प्रश्न यानी कि हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? तो कोलकाता टू हजीरा, कोलकाता और हजीरा की। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। कैसे? मान लो ये हमारा इंडिया है तो 1 2 3 और यहाँ पर ऐसे जुड़ेगा ये। ठीक है, ये स्वर्णिम चतुर्भुज है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है? तो पटना नहीं है। पटना कहाँ पर है? बिहार में। स्थित कौन कौन है? स्थित है औरंगाबाद, सासाराम, मोहनिया स्थित है, लेकिन पटना स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से वह शहर कौन सा है जो देश की सड़क आधार संरचना के लिए सृजित किए जा रहे गोल्डन चतुर्भुज पर नहीं है? गोल्डन चतुर्भुज पर नहीं है, तो जबलपुर नहीं है। कौन नहीं है? जबलपुर नहीं है। अजमेर, अहमदाबाद, गया है, लेकिन जबलपुर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। उत्तर और दक्षिण, उत्तर में है श्रीनगर और दक्षिण में क्या है? कन्याकुमारी। तो श्रीनगर टू कन्याकुमारी उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण प्रायः क्या है? तो ये भूस्खलन होता है। क्या होता है? क्योंकि पर्वत होंगे। मान लो ये हमारा भारत है और ये जम्मू कश्मीर
ठीक है। तो ये पर्वतीय, ऊपर हमारा पर्वतीय भाग होता है, तो यहाँ पर जो सड़कें होंगी यहाँ भूस्खलन का प्राकृतिक मतलब डर रहता है, प्राकृतिक कारण होता है। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति कौन सी है? चौथी स्थिति है। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? तो ये 1853 में। भारत में रेलवे तंत्र 1853 में स्थापित हुआ था। मुंबई टू ठाणे ट्रेन चली थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी, और डाक व्यवस्था भी इसी के कालक्रम में हुआ था। भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरी बंदर यानी कि मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ठाणे के बीच चली थी। 16 अप्रैल 1853 को चली थी। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर में है, लेकिन यहाँ ऑप्शन अब कर्नाटका का हो गया है, लेकिन कर्नाटका ऑप्शन नहीं है, तो कौन सा होगा? गोरखपुर होगा। कोंकण रेलवे जोड़ता है, तो रोहा से मंगलुरु को जोड़ता है, रोहा से मंगलुरु को जोड़ता है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो सिक्किम में रेल मार्ग नहीं है, बाकी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में है, लेकिन सिक्किम में रेल मार्ग नहीं है, याद रखना। देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है, देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है गतिमान एक्सप्रेस। पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? तो ये महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। भारत की कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी यानी कि 4283 किलोमीटर तय करती है? तो विवेक एक्सप्रेस। कौन सी एक्सप्रेस है? विवेक एक्सप्रेस है, विवेक एक्सप्रेस है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो समझौता एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? ये क्या है? पाकिस्तान, ये क्या है? भारत। तो इसके बीच में जो रेलगाड़ी चलती है उस गाड़ी का नाम क्या है? समझौता एक्सप्रेस है। कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? कोंकण कहाँ पर है? देखिए मैप में जो कोंकण है, ये ऊपर उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण, और ये क्या है? पश्चिम। तो कोंकण यानी गुजरात में है, तो ये पश्चिमी इलाका हो जाएगा, तो ये पश्चिमी घाट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कोंकण रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी? तो 760 किलोमीटर कोंकण रेल मार्ग की कुल लंबाई है। कोंकण रेल मार्ग किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कोंकण रेल मार्ग जो है वो चूंकि ये पश्चिमी घाट की तरफ स्थित है, तो ये यहाँ पर महाराष्ट्र पड़ जाएगा, कर्नाटका पड़ जाएगा, केरल पड़ जाएगा, और गोवा, केरल, तो ये इसी साइड में चलती है। तो कोंकण रेल मार्ग किन राज्यों से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल। भारतीय रेल की कुल मार्ग लंबाई का कितना प्रतिशत भाग विद्युतीकृत है? तो 33.66% विद्युतीकृत है। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो भारतीय रेल को 17 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली, SWR का मुख्यालय कहाँ पर? हुबली में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो हाजीपुर में स्थित है। रेलवे के नवगठित जोन उत्तर पश्चिम रेलवे NWR का मुख्यालय है, तो ये कहाँ पर है? जयपुर में है। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो भारत में 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर होती है। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन 1925 में चली थी। भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी, तो ये डेक्कन क्वीन थी। कौन थी? डेक्कन क्वीन थी। भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो भारत में मुंबई में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। कहाँ पर है? मुंबई में है। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भारतीय रेलवे में कार्यरत है? तो 40%। भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल मार्ग की कुल लंबाई 66,687 किलोमीटर है। कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो ये पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है, चूंकि अभी हमने देखा ये महाराष्ट्र, गोवा, केरल और कर्नाटका से होकर के जाता है। देश में माल परिवहन के लिए निम्नांकित में से कौन सा सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? तो रेलवे प्रयुक्त होता है। पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? तो ये बेंगलुरु में। पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट बेंगलुरु में स्थित है। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली थी, तो दिल्ली टू बेंगलुरु चली थी। दिल्ली टू बेंगलुरु चली थी प्रथम संपर्क क्रांति रेलवे ट्रेन। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के विभिन्न रेलगाड़ी
युग में प्रावस्था प्रथा में इंटरनेट तथा टेलीफोन सुविधाएं प्रबंधित करने से संबंधित है तो रेल टेल निगम। याद रखना, कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता तो ये बेलगाम को नहीं जोड़ता, बाकी मंडगांव, रत्नागिरी, उडुपी को जोड़ता है, लेकिन बेलगाम को नहीं जोड़ता है। पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या है तो पूर्व मध्य रेलवे है। हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम पूर्व मध्य रेलवे है। निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? हुबली, हाजीपुर, बिलासपुर। अहमदाबाद में रेलवे का मुख्यालय नहीं है। अहमदाबाद में रेलवे का मुख्यालय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती? किस जगह पर रेल की सामग्री नहीं बनाई जाती? तो मुंबई में नहीं बनाई जाती। बाकी वाराणसी, कपूरथला, चेन्नई में बनाई जाती, लेकिन मुंबई में नहीं बनाई जाती है। निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो 12,431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल अधिकतम दूरी तय करती है। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो फेयरी क्वीन अब तक काम आने वाला सबसे पुराना भाप इंजन है। भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ था? भारत में वायु परिवहन का विकास 1911 में प्रारंभ हुआ था। भारत में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी कराची एवं मुंबई के बीच में की गई थी। कराची और मुंबई, याद रखना, पश्चिमी तट के इधर पे ही पड़ेंगे। विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? तो हवाई डाक सेवा का प्रारंभ जो है 1911 में हुआ था। डाक सेवा का प्रारंभ लॉर्ड डलहौजी के समय ही हुआ था। विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई तो इलाहाबाद एवं नैनी के मध्य हुई थी। इलाहाबाद एवं नैनी के मध्य प्रथम हवाई डाक सेवा हुई थी। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है तो एयर इंडिया भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एयर इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो ये कोच्चि में निर्माणाधीन है। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा समूह भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के सही नामों को प्रकट करता है? तो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। ठीक है, इस प्रकार से। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं? तो 6 जलमार्ग। भारत में अंतः स्थलीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है? 14,500 किलोमीटर है। 14,500 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है तो ये इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यहाँ पर मिलान करना है तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 अभी पड़ा है इलाहाबाद से हल्दिया, तो ऐसे करेंगे ए का कौन सा 1। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है वो सदिया से धुबरी है तो बी का हो जाएगा 1। बी का 1, ए का 2। बी का 1, ए का 2। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया तो ए का 2, बी का 1। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कोल्लम से कोट्टापुरम, तो सी का कितना हो जाएगा 4 और डी का कितना बचा 2। डी का कितना बचा 3। यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सादिया से धुबरी, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कोल्लम से कोट्टापुरम, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 काकीनाडा से मरक्कानम। भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत भाग समुद्री मार्ग द्वारा होता है? तो ये 98% जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो समुद्री मार्ग के द्वारा होता है। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो भारत में 13 मुख्य बंदरगाह हैं। भारत की तट रेखा पर अच्छे पोत्राशय की कमी क्यों है? तट रेखा प्रायः सीधी और सपाट होती है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? एन्नोर बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है। कैसे पता चला कि एन्नोर बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? क्योंकि ये कांडला बंदरगाह है गुजरात में, इसके बाद में यहीं पर मुंबई, इसके नीचे मंगलोर बंदरगाह यहाँ पर है और एन्नोर बंदरगाह जो है वो मेरा पूर्वी तट पर है क्योंकि ये तमिलनाडु के चेन्नई साइड में पड़ता है, तो पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है, तो एन्नोर नहीं स्थित है। बाकी कांडला, मुंबई और मंगलोर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, नावासावा नहीं स्थित है। बाकी कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम ये तीनों पूर्वी तट पर स्थित है। कोलकाता और पारादीप
विशाखापट्टनम। ये तीनों कहाँ पर स्थित है? ये तीनों पूर्वी तट पर स्थित, लेकिन नावासावा यहाँ मुंबई के पास में स्थित है। तो ये बंदरगाह पश्चिमी तट का है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, जो सही है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया है? तो नावा सेवा का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो कांडला बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारी बंदरगाह है? तो कांडला बंदरगाह ही क्या है? ज्वारी बंदरगाह है। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन है, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन है कांडला पत्तन। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी की एस्चुरी पर स्थित है? तो मारमा गांव। जुआरी नदी की एस्चुरी पर स्थित है मारमा गांव। मारमा गांव पत्तन स्थित है, तो ये गोवा में स्थित है। भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सी एक ओडिशा तट पर अवस्थित है? तो ये पारादीप ओडिशा के तट पर स्थित है। बाकी जो हल्दिया है ये कोलकाता के इधर पर हो जाएगा, मुंबई पश्चिमी तट पर हो जाएगा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। पारादीप बंदरगाह ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है, आज कौन सा प्रश्न है अगला? 92। भारत में सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध संरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो ये विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। डॉल्फिन नोच नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो विशाखापट्टनम स्थित है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई। चेन्नई कहाँ पर है? तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा गया है। मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, कांडला एक ज्वारी बंदरगाह है, और चेन्नई देश का प्राचीनतम बंदरगाह है, मारमा गांव देश का सबसे गहरा बंदरगाह नहीं है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो कोलकाता टू हल्दिया। कोलकाता टू हल्दिया कौन सा सही होगा? कोलकाता टू हल्दिया पूर्वी द्वार कहलाता है। ठीक है, पूर्वी द्वार। नावासावा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। मुंबई किस सागर के किनारे? मुंबई अरब सागर के किनारे। ठीक है, और मुंबई जो है ये पश्चिमी घाट में घाट के इधर पड़ेगा। नावासेवा पश्चिमी घाट के इधर पड़ेगा। भारत में पारादीप एवं कांडला पत्तन निम्न तट पर स्थित है, तो क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट पर। पारादीप और कांडला, तो पारादीप कहाँ पर है? पारादीप यहाँ उड़ीसा के पास में स्थित है, जबकि कांडला यहाँ गुजरात के पास स्थित है। तो पारादीप हो जाएगा, पारादीप पूर्वी हो जाएगा, और कांडला कहाँ हो जाएगा? पश्चिमी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है, तो सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? ये है विशाखापट्टनम। निम्न में से कौन पोताश्रय नहीं है? तो बेंगलुरु पोताश्रय नहीं है। बाकी कांडला, कोच्चि, मंगलोर है। कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? तो कोलकाता कैसा? नदी बंदरगाह। नदी बंदरगाह कौन सा है? नदी बंदरगाह कोलकाता है। सेतु समुद्रम शिप कनाल प्रोजेक्ट से चेन्नई और तुतीकोरिन के बीच कितनी समुद्री मील दूरी कम होने की संभावना है? तो 434 मील दूरी कम होने की संभावना है। गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो इलाहाबाद से हल्दिया को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है सदिया टू धुबरी। सदिया टू धुबरी। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन रेल सेवा से वंचित है? सिक्किम रेल सेवा से वंचित है। बाकी त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में रेल सेवा है, लेकिन सिक्किम में रेल सेवा नहीं है। यदि किसी पोत को चेन्नई से कोच्चि जाना है, यदि किसी पोत को चेन्नई से कहाँ जाना है? कोच्चि जाना है। यदि किसी पोत को चेन्नई से कोच्चि जाना है, तो उसे पाक जलदम्बु मध्य को पार करते हुए जाने के बजाय श्रीलंका का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि ये काफी उथला है, जिसे पोत इससे पार नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। पाक जलदम्बु मध्य में विवादित द्वीप है, गलत। विवादित द्वीप नहीं है। श्रीलंका की नौसेना वहां पर पोतों को जाने की अनुमति प्रदान नहीं करती, ऐसा नहीं है। रामायण महाकाव्य से जुड़े धार्मिक महत्व के कारण जलदम्बु मध्य से होकर पोत परिवहन वर्जित है, गलत है। श्रीलंका का चक्कर लगाकर जाने वाला मार्ग वस्तुतः पाक जलदम्बु मध्य से होकर जाने वाले मार्ग की अपेक्षा छोटा है, गलत है। ये काफी उतला है, जिससे पोत इसे पार नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो चेन्नई भारत का एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। जब चेन्नई भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है तो ये कैसा बंदरगाह है? ये कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह। बाकी कांडला, पारादीप, मुंबई ये कैसे प्राकृतिक बंदरगाह हैं? सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है तो वे हैं ये मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी सेतु समुद्रम परियोजना इसको जोड़ती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? ये जामनगर नहीं है। कौन सा नहीं? जामनगर नहीं है। कौन सा? ओखा, पोरबंदर, वेरावल है, लेकिन जामनगर नहीं है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है, तो पूर्वी तट पर स्थित पत्तन पूछा गया है। तो देखिए कांडला और हल्दिया। कांडला अगर बात की जाए तो ये पश्चिमी तट का आ जाएगा। पारादीप और कांडला ये भी पश्चिमी तट में आ जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। हल्दिया और कोच्चि, तो कोच्चि पश्चिमी तट में आ जाएगा, लेकिन पारादीप और हल्दिया ये पूर्वी तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट होगा। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरी बंदरगाह है? खुला सागरी बंदरगाह चेन्नई है। और चेन्नई कैसा बंदरगाह है? ये कृत्रिम बंदरगाह भी है। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्गों के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? तो ये गंगा नदी है। गंगा नदी अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय पत्तनों को उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम है? उत्तर से दक्षिण की ओर का मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर का, उत्तर से दक्षिण की ओर का, इस प्रकार से कुछ। या फिर मान लो ऐसे, जैसे मान लो ये हमारा भारत है, ये भारत है, तो उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे की ओर बात की गई है। तो यहाँ पर कांडला गुजरात हो जाएगा। कांडला के बाद में कौन सा? हल्दिया, फिर पारादीप। उत्तर से दक्षिण की ओर जाना है। पारादीप, कोच्चि, हल्दिया, कांडला सबसे ऊपर है तो कांडला हो जाएगा, और इधर हल्दिया थोड़ा नीचे पे है, और पारादीप उड़ीसा में है, और कोच्चि नीचे पे। तो ठीक है, तो ये क्रम हो जाएगा कांडला, हल्दिया, पारादीप और कोच्चि। निम्नलिखित बंदरगाहों पर विचार कीजिए। चेन्नई, मछलीपट्टनम, नागापट्टिनम, तूतीकोरिन। इन बंदरगाहों के उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम है। तो सबसे पहले मछलीपट्टनम आएगा, मछलीपट्टनम के बाद में चेन्नई, फिर नागपट्टिनम, फिर तूतीकोरिन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। बी क्या होगा? राइट होगा। अगला प्रश्न है यमुना एक्सप्रेस वे है। यमुना एक्सप्रेस वे क्या है? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज की परियोजना जोड़ती है। तो ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली उत्तर में है, मुंबई पश्चिम साइड में पड़ेगा, चेन्नई हमारा दक्षिण पड़ेगा, और कोलकाता पूर्व में पड़ेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है जीरो माइल स्टोन। जीरो माइल स्टोन ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था। जीरो माइल स्टोन जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते हैं, यह कहाँ पर है? तो ये नागपुर में, नागपुर में। ठीक है। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? तो ये महाराष्ट्र में ही शुरू की गई थी। मुंबई टू थाने 1853। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे के एक क्षेत्र को नहीं दर्शाता? SECR, ECOR, NWR, EWR नहीं दर्शाता। क्या नहीं दर्शाता? EWR नहीं दर्शाता। भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? तो ये डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के मध्य में चलती है। डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के मध्य में चलती है। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 4 अप्रैल 2016 को कहां से कहां तक चली थी? तो हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक चली थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रेलगाड़ियों में कौन सी भारत में समय और दूरी के संदर्भ में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो ये कौन सी चलती है? विवेक एक्सप्रेस चलती है। आज के हमारे 123 प्रश्न कुल कंप्लीट हो गए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर फॉर यू। बाय।